नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले रायगढ़ से बड़ी खबर, जहां पिता ने 3 बच्चों को नदी में फेंक दिया। पिता भी खुद ही नदी में कूद गया। खरेसिया के एडू नदी में बच्चों को फेंका गया। मानसिक रूप से विक्षिप्त शख्स बताया जा रहा है। लोगों ने गोताखोरों की टीम और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस टीम पहुंची, गोताखोर पहुंचे और बच्चों की तलाश की गई। तो जो पिता है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है और इस दौरान उसने इस घटना को अंजाम दिया, वारदात को अंजाम दिया, जहां उसने बच्चों को पहले नदी में फेंक दिया। 3 बच्चों को नदी में फेंकने के बाद पिता खुद भी नदी में जा कूदा। खरसिया के एडू नदी में फेंका गया बच्चों को मानसिक रूप से विक्षिप्त पिता बताया जा रहा है। लोगों ने गोताखोरों की टीम और पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर टीम पहुंची और बच्चों को निकालने की कोशिश की गई है। बड़ी घटना, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एक विक्षिप्त पिता ने अपने 3 बच्चों को नदी में फेंक दिया। तो रायगढ़ से बड़ी खबर है, पिता ने 3 बच्चों को नदी में फेंका और इस दौरान जो पिता है वो खुद भी नदी में कूद गया और मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। और संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, सबसे पहले बताएं कि बच्चों का क्या हुआ, क्या उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया? जिन्होंने देखे, हृदय विदारक घटना है। एक पिता अपने 8 साल, 4 साल और 8 माह के बच्चों को पहले नदी में फेंक दिया। उसके बाद खुद जो है एडू नदी है खरसिया थाना क्षेत्र में, उसमें खुद कूद गया। और जैसे ही इसकी सूचना खरसिया पुलिस को मिली, दल बल के साथ वहां पर पहुंची। और चूंकि छत्तीसगढ़ में भारी तेज बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर है, ऐसे में शव को तलाशना या फिर बॉडी को तलाशना काफी मुश्किल भरा काम है। और अभी तक एक भी जो है बॉडी यहाँ पर रिकवर नहीं हुई है। आसपास गोताखोर को इसकी सूचना दी गई है। और जो बर्रा का रहने वाला है कार्तिकेश्वर राठिया, ये वहां पर आया हुआ था और एसीसीएल का कर्मचारी बताया जा रहा है। क्योंकि इसकी मानसिक स्थिति काफी दिनों से खराब चल रही थी। अब पुलिस इस मसले पर जांच कर रही है कि विक्षिप्त था या फिर क्या वजह है कि इसको लेकर के वो नदी में अपने बच्चों को फेंक दिया और खुद जो है नदी में कूद गया। अभी पुलिस मौके पर है और गोताखोर को भी सूचना दी गई है, एसडीआरएफ को भी सूचित किया गया है। लेकिन जिस तरह से एडू नदी में काफी पानी है, तो ये अभी मुश्किल भरा काम है। जी चलिए, शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो ये मुश्किल वाला काम लग रहा है, हालांकि गोताखोर मेहनत कर रहे हैं, कोशिश में जुटे हुए हैं। नदी पूरी भरी हुई है और इस वजह से काफी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। खबर सूरजपुर से, एक और हाथी की मौत हो गई। देखिए, इसके पहले भी कई हाथियों की मौत हो चुकी है। संदिग्ध हालत में हाथी का शव मिला है। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के करंजवार जंगल में हाथी का शव मिला। वन अमला मौके पर पहुंचा है। 2 माह पूर्व भी 2 हाथियों की मौत हो चुकी है और पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि हाथियों की मौत लगातार हो रही है। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर संदिग्ध हालत में जो हाथी उसका शव बरामद किया गया है। वन अमला मौके पर है, जांच कर रहा है कि आखिरकार हाथी की मौत कैसे हुई है। क्या इसे मारा गया है या ये किसी तकलीफ के कारण इसकी मौत हुई है या फिर और भी कुछ अन्य कारण है। सूरजपुर से बड़ी खबर है, संदिग्ध हालत में हाथी के मिलने के बाद पूरा जो वन विभाग है मौके पर मौजूद है। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के करंजवार जंगल की यह पूरी घटना सामने आई है। तो देखिए आप तस्वीरों में हाथी का जांच की जा रही है कि आखिरकार हाथी को क्या हुआ था जिस कारण से उसकी मौत हो गई, या ये किसी ने मारा है इसे या कोई बीमारी के चलते इसकी मृत्यु हुई है। संदिग्ध हालत में हालांकि हाथी का शव मिला है, जांच की जा रही है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हाथियों को मार भी दिया जाता है और तस्करी होती है जो कई चीज़ों की, उसके चलते। तो वन अमला मौके पर है, जांच की जा रही है। जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जो एक ट्रैकिंग सिस्टम की बात कही जाती है कि ट्रैक भी किया जाता है क्षेत्र में, उसकी क्या स्थिति बनी हुई है ये भी जांच का विषय है। संदिग्ध हालत में हाथी की मौत के बाद अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनकी जांच अब वन विभाग कर रहा है। तो 2 माह पूर्व भी हाथियों की मौत हो चुकी है। 2 माह पूर्व जब हाथियों की मौत हुई थी, उस वक्त भी वन विभाग का ये कहना था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी क्षेत्र में हाथी हैं उनको ट्रैक किया जा सके। और इसके चलते आपने पहले भी सुना होगा कि छत्तीसगढ़ के जो जंगल हैं, वहां पर जो रहवासी इलाके हैं जंगलों के पास, वहां पर कई बार हाथियों पहुंच जाते हैं, कई बार घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि हाथियों की मौत ज्यादा हो रही है। और इसी बीच अधिक जानकारी के साथ संवाददाता वरुण जुड़ गए हैं। वरुण,
अब जांच का विषय है, लेकिन अभी क्या कोई जानकारी निकल पाई है कि आखिरकार हाथी की मौत हुई कैसे? रेनू, देखिए, जो हाथी का जो शव है उसमें संदिग्ध परिस्थिति इसलिए कि हाथी के नाक से भी खून निकल रहा है। हालांकि जो वन विभाग की टीम पहुंची हुई है उनका कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। लेकिन जो जांच वाली बात है रेनू, पिछले 9 और 10 जून को 2 हथिनियों की भी मौत हुई थी, जिसमें एक हथिनी गर्भवती भी थी। उसके बाद पूरे प्रदेश में ही सियासत गर्म हो चुकी थी, लगातार जांच की बातें हुई और केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक की जांच टीम भी प्रतापपुर पहुंच के उन दोनों हाथियों की मौत के लिए सभी के बयान लिए गए, जांच के हर पहलुओं को किया गया। लेकिन जांच के बाद रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ पाई। ऐसे में अब जो तीसरी मौत हुई है, तो हालांकि इस वक्त फिलहाल इस तीसरे हाथी की मौत के बाद वन विभाग सकते में है। जी बिल्कुल, वन विभाग सकते में है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए वरुण कुमार। तो हाथी की नाक से भी ब्लीडिंग हो रही है और साथ ही उसको कुछ चोट के निशान भी बताए जा रहे हैं। आशंका यह है कि शायद किसी ने हमला किया है और इस वजह से हाथी की मौत हुई है। पूरा मामला भी जांच का विषय बना हुआ है। खबर डिंडौरी से, बड़ा हादसा टला। तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। कार बेकाबू होकर पुल के नीचे जा गिरी। अब जब पुल के नीचे जा गिरी तो जाहिर सी बात है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया होगा, लेकिन कार सवारों की जान बच गई। ये अच्छी बात है। कार में सवार 3 लोगों की मामूली चोट आई है। नाले में पानी कम होने से ये बड़ा हादसा टला है। यदि ज्यादा बहाव होता तो कार बह भी सकती थी। मंडला डिंडोरी मार्ग पर सलैया गांव के पास ये हादसा हुआ है और इसीलिए कहा जा रहा है कि बारिश का मौसम है, खासतौर पर तब आप अपनी कार की, अपने वाहन की स्पीड बहुत कम रखें, क्योंकि कब कोई बड़ा हादसा हो जाए, क्योंकि पुल पुलिये भी जर्जर हो चुके होते हैं और मिट्टी धंसने के कारण भी कई बार हादसे हो जाते हैं और इस वजह से बहुत एहतियात बरतते हुए ही आप घर से बाहर निकलें। तो ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर नाले का पानी कम था, इस वजह से कार एक जगह ठहर गई। 3 लोगों की जान बचा ली गई। कार बेकाबू होकर पुल के नीचे जैसे ही गिरी, वहीं पर कार रुक गई और इस वजह से 3 लोगों को बचाया जा सका, वरना कार बह जाती और एक बड़ा हादसा हो जाता। साथ ही रायसेन में अस्पताल से कोरोना का मरीज सिलवानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से फरार हो गया। केंद्र में बने कोविड वार्ड में भर्ती था मरीज। रात करीब 1 बजे केंद्र से मरीज भाग गया। 26 वर्षीय मरीज सियार मऊ गांव का रहने वाला बताया गया है। स्वास्थ्य विभाग मरीज की तलाश में निकला हुआ है। विभाग ने पुलिस को मामले की जानकारी दी है। तो जो कोविड के जो मरीज हैं कोरोना के, वो भाग जा रहे हैं और अभी तक में जितने भी ऐसे केस सामने आए उनमें ये देखा गया कि मरीजों के अंदर काफी डर हो जाता है। वो दूसरे मरीजों को देखकर काफी डर जाते हैं और इस वजह से वो कोविड सेंटर से भाग निकलते हैं। ठीक ऐसे ही कुछ मामला है जहां पर रायसेन में 26 वर्षीय कोरोना संक्रमित मरीज भाग निकला। हालांकि अब जो अस्पताल टीम है वो उसकी तलाश कर रही है। सिलवानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से फरार हुआ और अब कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसी कैसी व्यवस्थाएं होती हैं कि कोविड सेंटर से कोरोना का जो मरीज होता है वो भाग निकलता है। अब ये सभी के लिए परेशानी का सबब है। वो जिनके संपर्क में आएगा उसको भी कोरोना होने के पूरे लक्षण समझ में आएंगे और ये पूरी संभावना बनी रहती है जब भी आप कोरोना संक्रमित व्यक्ति से मिलते हैं। तो लोगों के अंदर डर क्यों है इस चीज को लेकर? जो कोरोना से जूझ रहे हैं उनके अंदर ये डर पैदा हो जाता है कि शायद वो नहीं बचेंगे इनके बीच में रह के। इस वजह से भी कई बार लोग भाग निकलते हैं। विभाग ने पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और कोविड संक्रमित व्यक्ति की मरीज की तलाश में भी जुटी हुई है। बड़ी खबर रायसेन से, और ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई ऐसे जो मरीज हैं वो भाग निकले हैं। कई पकड़ में आए लेकिन कई लोगों की जानकारी नहीं मिल पाई है। तो केंद्र में बने कोविड वार्ड में मरीज भर्ती था, उसका इलाज चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग की आंखों में धूल झोंकर वो यहां से भाग निकला। अब वो कैसे भागा है, देर रात क्या कोई प्रतिबंध नहीं था उस दौरान, किसी ने देखा नहीं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं। और इसी बीच खबर भोपाल से, उपचुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन। चुनाव तैयारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। मेहगांव, गोहदा, ग्वालियर पूर्व और डबरा सीट को लेकर चर्चा। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं। और साथ ही एमपी में 27 सीटों पर उपचुनाव होना है। सबसे ज्यादा 16 सीट ग्वालियर चंबल संभाग में है और आपको जैसा कि मालूम ही है कि पिछले सियासी घटनाक्रम के बाद से यहां पर उपचुनाव होना है
और कुल चुनावों की जो तैयारियां हैं दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी ने अब इसकी शुरुआत कर दी है। राज्यसभा सांसद भी आज वीडियो कॉल पे जुड़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान, विष्णुदत्त शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी जुड़ेंगे। 27 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए तैयारियां जबरदस्त अब बीजेपी ने भी शुरू कर दी है। भोपाल से बड़ी खबर है, उपचुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर शुरू हो चुका है और इसके चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तमाम लोग जुड़े हुए हैं। और साथ ही एक और बड़ी खबर रायपुर से, आरएसएस की बैठक शुरू। सर संघ चालक मोहन भागवत ले रहे बैठक। 5-5 के समूह के साथ भागवत संवाद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ और महाकौशल प्रांत के पदाधिकारियों के साथ बैठक, बीते कार्यों की समीक्षा सहित आगामी कार्य योजना पर चर्चा चल रही है। बीजेपी के लिहाज से काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है और जैसा कि हमने बताया आपको पहले भी, न्यूज 18 लगातार जानकारी दे रहा है कि आरएसएस प्रमुख छत्तीसगढ़ के दौरे पर यदि हैं तो हो सकता है कि बीजेपी पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर एक बड़ा बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। आरएसएस की बैठक शुरू हो चुकी है, डिवाइड कर दिया गया है क्योंकि कोरोना संक्रमण भी इस वजह से पूरी एहतियात बरती जा रही है। 5-5 के समूह में संघ पदाधिकारियों के साथ आरएसएस प्रमुख बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और बीते कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। आगामी कार्य योजना क्या होनी चाहिए, क्या होगी, किस तरीके से प्रबंधन होगा, संगठन की विचारधारा के साथ ही साथ संगठन की मजबूती को लेकर आरएसएस प्रमुख आज बैठक शुरू कर रहे हैं। तो कल ही पहुंच चुके थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रायपुर और सर संघ चालक मोहन भागवत बैठक ले रहे हैं और सहयोगी अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, 5-5 के समूह में डिवाइड किया गया है, बैठक होगी। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी में आगे की जो कार्य योजना होगी उसको मजबूती देने के लिए बैठक आज हो रही है। क्या कुछ खास है और क्या कुछ तय कार्यक्रम है पहले से, अवधेश? देखिए, कोरोना संक्रमण के कारण जो मध्य प्रांत और छत्तीसगढ़ प्रांत और महाकौशल प्रांत की जो बैठक मोहन भागवत ले रहे हैं, केवल 20 पदाधिकारियों को ही आमंत्रित किया गया। उन 20 के साथ भी 5-5 के समूह में वो चर्चा कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम मापदंडों का पालन करते हुए। इसके अलावा मोहन भागवत के दौरा और आज की बैठक सबसे अहम इसलिए है रीनू, क्योंकि बीते 15 सालों के बाद छत्तीसगढ़ से भाजपा सरकार से बेदखल हुई है। ऐसे में बीजेपी को आने वाले समय में तालमेल बना के कैसे चलना है, आरएसएस और बीजेपी के बीच बेहतर तालमेल हो, इसके लिए तमाम चीजों की रणनीति की बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ जो बीजेपी हारी 15 सालों बाद, उस हार का ठीकरा फोड़ने के लिए एक सिर का तलाश बीजेपी कर रही है और संभवतः जो बीजेपी के संगठन मंत्री है उसको उनका सिर ही तैयार किया जाएगा हार का ठीकरा फोड़ने के लिए। तो तमाम तरह की बैठकें हैं। आज बैठकों में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। बीजेपी के लिहाज से काफी अहम ये बैठक है, क्योंकि बीजेपी की आगे की दशा और दिशा आज की बैठक में तय होगी, क्योंकि आरएसएस का कोई बैकबोन माना जाता है बीजेपी का, इसलिए बीजेपी आगे क्या करेगी आज की बैठक में तय होगी। इसके अलावा आरएसएस के जो एजेंडा में जो शामिल है कि कोरोना काल में पर्यावरण और श्रमिकों को लेकर आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जो देश भर में काम किया, खास करके मध्य प्रांत और कौशल क्षेत्र में, ये क्या कुछ काम हो, इन तमाम चीजों की समीक्षा की जाएगी। क्योंकि अभी कोरोना काल जारी है, संक्रमण का दौर जारी है, तो आगे और क्या कुछ आरएसएस के कार्यकर्ता करेंगे, इन तमाम चीजों की भी रणनीति आज की बैठक में तैयार की जाएगी। लेकिन सबसे अहम यही कि आज की बैठक बीजेपी के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल, ये बैठक काफी अहम होगी। अब साथ ही अवधेश, इसके साथ साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ बड़े बदलाव भी बड़े स्तर पर होंगे, यानी कि जैसे कि अभी कांग्रेस की सरकार है और जाहिर सी बात है कि बीजेपी और मजबूती के साथ अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करेगी। क्या संभावित बदलाव देखे जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गैर बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़ में आरएसएस के प्रमुख के द्वारा, छत्तीसगढ़ प्रमुख के द्वारा सरकार के गोधन न्याय योजना की खुलेआम तारीफ करना और आरएसएस के एक इकाई के द्वारा निवास जाके मुख्यमंत्री को सम्मानित करना आरएसएस के भीतर बड़े बदलाव के संकेत देते हैं। दूसरी ओर बीजेपी के जो संगठन में जो आरएसएस का होल्ड होता है, आरएसएस तय करती है कि संगठन में कौन नेता काबिज होगा, इसलिए भी ये जो दो बड़े बदलाव के आशंका नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो अन्य जो बीजेपी के अनुशांसिक जो संगठन है, उनके बीच भी तालमेल को लेके ये बैठक काफी अहम है। तो समझा यह जा रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज के बैठक के बाद निर्णय लिया जाए आरएसएस के प्रदेश इकाई को लेके, आरएसएस के अनुशांसिक संगठन के प्रमुखों को लेके कुछ बड़े संभावित नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल अवधेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये वाकई में एक जो बदलती तासीर है वो देखने को मिल रही है। आरएसएस प्रमुख जब पहुंचे, मुलाकात की उन्होंने सीएम से, और इस दौरान बीते कुछ जो कार्य रहे उनकी तारीफ भी करना ये बहुत बड़ी बात है। और एक अलग ही स्वरूप में इस बार आपको छत्तीसगढ़ की राजनीति देखने को मिल रही है, और जाहिर सी बात है कुछ ही दिन में एक बड़ा बदलाव भी आप देखेंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, रायपुर से आरएसएस की बैठक शुरू हो चुकी है, और ये बैठक 5-5 के समूह में डिवाइड की गई है। अब चूंकि तमाम जो डिस्टेंस है वो उसका भी पालन किया जा सके, बहुत साफ सुथरी बातचीत हो सके, इसके चलते खुलकर जो संगठन में कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो बातचीत कर सके, इसके चलते आज तमाम बैठकें हो रही हैं। और गुना से खबर, महेंद्र सिंह सिसोदिया का ट्वीट देखिए, मेरे परिवार के सदस्य की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। मंत्री का कहना है, पंचायत मंत्री सिसोदिया की धर्मपत्नी के पॉजिटिव होने की खबर है। अगले 1 सप्ताह तक सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। पत्नी को लेकर भोपाल रवाना हुए महेंद्र सिंह सिसोदिया, क्योंकि इनकी पत्नी की जो तबियत है वो ज्यादा खराब हो रही थी और कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उनका इलाज किया जाएगा, और इसके चलते सभी अब पहुंच रहे हैं भोपाल, जहां पर उनका इलाज किया जाना है। स्वयं क्वारंटाइन हो गया हूं, उन्होंने लिखा है, मेरे संपर्क में जो लोग भी आए हों कृपया सुरक्षा की दृष्टि से अपनी जांच करा लें। मैं अगले 1 सप्ताह तक जितने भी कार्यक्रम हैं उनको वो निरस्त कर चुके हैं।